नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। देखिए साहब, हमारे दो भाई जो बहुत कुव्वत के साथ हमारे साथ खड़े हैं, मोहतरम हबीब कुरैशी साहब, करीम कुरैशी साहब, मुन्ना भाई, हमारे हारिस करीम साहब, समाजवादी के रऊफ भाई, फैसल भाई, इस बस्ती की बड़ी शख्सियत खादर शाह साहब, हमारे नौजवान दोस्त जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की, मोहतरम असलम पठान साहब, बब्बू कुरैशी साहब, हमारे यूनुस आर्किटेक्ट साहब, बरकत भाई, हमीद भाई, हमारे चिंटू भाई, हमारे तमाम साथी इमरान भाई, मोहम्मद खान, साहब, इमरान भाई, बब्बू भाई, सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मालूम नहीं क्या बात है, जैसा हमारे मुखालिफिन थी ऐसी ही कुछ बातें करनी। देखिए, यहाँ पर स्टेज सजा था, सियासत में सियासी बातें होना चाहिए, मगर जिस शख्सियत ने जो बातें की है उससे उनकी हैसियत का अंदाजा होता है। मोहतरम असदुद्दीन अवीस साहब ने कहा कि डॉक्टर गफ्फार खादरी ने 2014 में पैसों के लेन देन की बात की। आज 2024 में उनको याद आया कि गफ्फार खादरी इतना खराब आदमी है जो सियासत में लेन देन की बात करता है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, असद साहब, आप तो देश की क़ियादत करने निकले हैं, आप तो उम्मत मुस्लिमा के अपने आप को नेता कहते हैं, फिर क्यों झक मारने के लिए गफ्फार खादरी को 10 साल पार्टी में रखा? क्यों 2 वक्त मुझे टिकट दिया? क्यों मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया? दोस्तों, सच्चाई तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दामन इतना पाक है लेन देन के मामला में। हाँ, गुनाहगार होगा, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों को माफ करे, मगर पैसों के मामला में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पैसों के लेन देन में मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरा दुश्मन भी कहेगा कि गफ्फार खादरी हिसाब किताब में सीधा आदमी, मगर मोहतरम ने कह दिया। भूखलाहट है ना, बहुत परेशानी है। सवाल का जवाब ये देना चाहिए था, क्या गफ्फार खादरी का इस हल्के असेंबली में उम्मीदवार बनने का हक था या नहीं था? क्या गफ्फार खादरी पे आपने नाइंसाफी की या नहीं की? मैंने खत लिखा था उनको, खत बड़ा तफसीली था। उस खत में मैंने लिखा था कि मोहतरम सदर साहब, मेरी उम्र 67 साल हो चुकी है, शायद ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। सदर साहब ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर परसों 2 दिन पहले यहाँ की स्टेज से कह रहे थे कि उम्र 70 साल की हो गई है। अरे आगा करीब मिस्टर असदुद्दीन अवैसी, काश तुम ये मेरे सामने कहे होते, मैं भी आपको जवाब दिया होता। मेरा मानना है
कि एक मोमिन जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह का बंदा है, वो पैदा होने से लेके मरते दम तक अपना काम अंजाम देता है। समाजी खिदमत भी, सियासी मैदान में दायरा-दिली से काम करना भी, सियासत में मुसलमानों की ईमानदाराना खिदमत करना, अवाम की खिदमत करना भी अल्लाह करने के बराबर है। अगर टोपी पहन के, शेरवानी पहन के ऐसे भामटे मारना मत करो ना भाई, बहुत हो गया। वो जो उनका बच्चा है ना, वो तो उसके कदम आगे। किरातपुर के स्टेज से उन्होंने कहा, डॉक्टर का दामाद हाथ पकड़ पकड़ कर पेशेंट से कह रहा था 2024 के पार्लियामेंट इंतखाबात में चंद्रकांत खैरे को वोट दो, मशाल वोट दो। अरे आदमी के बच्चे, तेरे बाप की जागीर है क्या? मेरा दामाद मेरी बात क्यों सुनेगा? वो एमजीएम में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर उमर खादिर की बात कर रहा हूं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वो 42 साल का नौजवान है जो 42 साल में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और एचओडी बना है। डॉक्टर उमर खादिर को आप सब जानते होंगे। बेगर्ज तरीके से कौम और मिलत के काम आता है। और इम्तियाज जलील, अगर तेरी याददाश्त कमजोर होगी तो वो याद दिलाना चाहता हूं, जब ताज विमानता होटल में बैठे थे, मैंने असद साहब से कहा था इसकी हरकतें तो ऐसी है कि मैं मेरे दामाद को कन्विंस नहीं कर सकता, स्टेज पे क्या भाषण करूं मैं। फिर मैंने असद साहब को वाकया सुनाया था। कोविड के जमाने में इनके कुछ कारपोरेटर्स एमजीएम अस्पताल पहुंचे, इनको पैसा वसूल करने का था। उन्होंने डॉक्टर उमर से गाली गलौज की, बदतमीजी की। जो डॉक्टर उमर हमेशा इनसे खिदमत में पेश आता था, इनकी मदद करता था। मेरे दामाद ने मुझको फोन किया, मेरे दामाद ने मुझसे कहा कि अंकल ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा इम्तियाज जलील के चमचे और एजेंट है, वसूली के काम में लगे बैठे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पुलिस में तकरार दो। डॉक्टर उमर खादरी ने पुलिस में तकरार की है और उसके बाद से डॉक्टर उमर खादरी का दिल उचाट हो गया। आप लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करेंगे, लोगों को गाली गलौज देंगे, अपने चमचों एजेंटों के जरिए बेइज्जत करेंगे और फिर तुमको वोट दें। ये शहर में जितने मुस्लिम व्यापारी हैं जिनको इम्तियाज जलील ने नहीं लूटा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक फैक्ट्री में हमारा दोस्त है, वो मैन पावर सप्लाई का काम करता है। ये खासदार बनने के बाद उस फैक्ट्री के मैनेजर के पास जाकर कहता है कि वो मैन पावर का काम मुझे दे दो। यकीनन जब किसी का दिल दुखता है, तकलीफ होती है, तो मुखालफत करेगा। तो मैं इम्तियाज जलील को याद दिलाना चाहता हूं कि ताज विमानता होटल में मैंने कहा था कि इम्तियाज जलील साहब, आपकी हरकतें, आपकी खसरतें इस तरह की है कि आप सिर्फ पैसा वसूल करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में मेरा दामाद भी आपसे नाराज है, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाता। आगे की स्टोरी भी सुना देता, मैं तो छुपाता नहीं, मैं सुना देता, जब मारा तो पूरी हो जाने दो। मैंने बीच में साफ दिली से, जान दो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है, अपने इख्तिलाफात होंगे, साथ देना चाहिए। मैंने इनके साथ
फैजापुर का दौरा किया। फैजापुर के दौरे में जब मैंने भाषण किया बाबरी मस्जिद की, मैंने बात किया मुस्लिम पर्सनल की, मुस्लिम ने बात किया CAA की, लोगों ने खुश भी हुए। जैसे कन्नड़ पहुंचे हम तो इम्तियाज जलील ने कहा आहिस्ता से मेरे कान में, डॉक्टर साहब बाबरी मस्जिद, नारे तकबीर, पर्सनल की बात मत कीजिए, अपने को हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, अपन आदर्श के लोगों को पता है, ये बात नहीं करना चाहिए। अरे मिस्टर इम्तियाज जलील, दोखलापन बंद कर। फिर उसके बाद मैंने तय किया था कि क्या करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और मैंने एक खत लिखा था सदर नबी साहब को कि इम्तियाज जलील की हरकतें इस काबिल नहीं कि मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं पार्लियामेंट में इंतखाबात के साथ हूँ। मेरे बहुत सारे साथी थे। फिर एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग में इम्तियाज जलील साहब आए। मैंने मेरे दामाद को समझाने के लिए मकान भी गया तो मेरे दामाद ने कहा मैं नहीं आऊँगा। फिर मैंने मेरी बेटी को फ़ोन किया, बेटी माँ क्या पका, मैं खाना खाने के बाद घर को आता हूँ, जवार की रोटी खाता हूँ मैं शौक से। बेटी ने कहा अब्बा जी जवार की रोटी खाने आओ। मैंने खाना खाया। मैंने मेरे दामाद से कहा डॉक्टर उमर खादी से इम्तियाज जलील घर पे आ रहा है, जान देंगे, अपना किस्सा ख़त्म कर देंगे। मेरे दामाद ने कहा नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। मैंने ऐसे ऐसे केसेस पे फीस कम की है, ऐसे ऐसे वक्त में मकान जाकर देखा है। मैंने उनके फ़ोन करने पर, कारपोरेटर्स के बोलने पर बहुत सारी मदद की है और एक किस्सा भी सुना दिया उसने। एक दफ़ा कुछ गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका पूरा खर्चा मैंने दिया था। इसके बाद भी ये अगर मेरे पीछे पड़ता है तो मैं भी इससे बदला वसूल करूँ। तो ये किस्सा है।